ये समझ लेते हैं कि सर्वे हो क्यों रहा है और इससे फायदा क्या है। सर्वे इसलिए हो रहा है कि जो खतियान आपका पहले बना हुआ है वो बहुत पुराना है, उसमें 2-3 पीढ़ी मर गए हैं और एक एक प्लॉट में कई कई टुकड़ा हो गया है। उसके वजह से जो है बहुत सारा विवाद उत्पन्न हो जाता है। कोई भाई कहीं से बेच देता है और कोई भाई कहीं से बेच देता है। उसका ज़मीन वो बेच दिया, किसी और का ज़मीन कोई और बेच दिया। तो नक्शा को और खतियान को अपडेट करने के लिए सर्वे हो रहा है। खतियान अगर देखा जाए तो समय समय पर अपडेट होते रहता है, जमाबंदी के माध्यम से, रजिस्टर 2 के माध्यम से, लेकिन नक्शा जो है अपडेट नहीं होता है। जो उस समय नक्शा बना था आज भी नक्शा निकलवा के लाइएगा तो उसमें उतना ही प्लॉट होगा। नक्शा चूँकि अपडेट नहीं हो रहा है तो इस सर्वे कराना इसलिए ज़रूरी था कि नक्शा भी अपडेट हो जाए और खतियान भी अपडेट हो जाए, और जो पूर्वज लोगों का नाम है खतियान में वो सब हटा करके नया जो अभी जो करंट में जो लोग हैं जीवित हैं उनका नाम खतियान में चढ़ा दिया जाए, नया खतियान बना दिया जाए। ये तो हो गया मेन रूप से सर्वे का फ़ायदा। इसमें एक और फ़ायदा होगा कि ये सर्वे जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये सभी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। अभी बहुत सारा ऐसा दस्तावेज है जो ऑनलाइन निकाल के ले जाइएगा, किसी कानूनी प्रक्रिया में लगाइएगा तो वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उसमें नीचा लिखा रहता है कि इसमें अशुद्धि हो सकता है, इसकी कानूनी मान्यता नहीं है। लेकिन जब सर्वे हो जाएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा पूरा वेरिफिकेशन के साथ, तो वहाँ से जो आप कॉपी निकालिएगा, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए जाति आवासीय, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, तो अभी जो जाति आवासीय ऑनलाइन निकालते होंगे उसका कानूनी मान्यता है। पहले जो था आपको ऑफलाइन ही लेना था, ठीक है। ये जब सर्वे का काम हो जाएगा तो हर डॉक्यूमेंट, खतियान, नक्शा, कागज ऑनलाइन निकालिएगा, उसका कानूनी मान्यता होगा, लेकिन अभी नहीं है। तो सर्वे का मेन यही आपको फायदा हुआ। अब ये जो है सर्वे कराने का जो नक्शा जो बना है ये 2012 में ही ड्रोन के माध्यम से बना लिया गया है। लगभग बिहार के सभी जिला का बन गया है नक्शा, 2012 ही में बन चुका है। एजेंसी को हायर किया गया था, वो जहाज में बहुत बड़ा बड़ा कैमरा लगा करके, हाई मेगापिक्सल का कैमरा लगा के सभी प्लॉट का नक्शा बना दिया गया है। अब उसको सिर्फ वेरीफाई करना है कि कौन सा प्लॉट जो है किस व्यक्ति का है। और ये अब देखे होंगे कि जैसे मान के चलिए आप गेहूँ बोते हैं, जब तो गेहूँ बोए होंगे तो उसको 4 भाग में बांट दिए होंगे, खेत को डरेरी बना के पटाने के लिए, ताकि क्या हो, सुविधा हो। लेकिन वो खेत तो आप ही का है। अब जब वो फोटो खींचा है ड्रोन से तो वो 4 गो प्लॉट दिखा दिया होगा, तो वो 4 गो नहीं बल्कि आपका एक गो प्लॉट है। तो वही सब चीज़ को सही किया जाएगा। किश्तवाड़ी के समय आपको वहाँ रहना होगा, प्लॉट पर रहना होगा, बताना होगा अपने अमीन को, जो भी अमीन आएंगे कि सर ये जो 4 गो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये चारों का चारों मेरा है, तो वो फॉल्स लाइन कर दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 गो खेत को एक ही में डरेरी तोड़ के एक ही में जोत बो रहे हैं सुविधा के लिए, तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन जो है नक्शा में दिखाया जाएगा और वो सब अपडेट होकर के आएगा तो फाइनल नक्शा बनेगा। इससे पहले भी बहुत सारा प्रक्रिया है, ट्रांजैक्शन फिक्स करना है, बाउंड्री फिक्स करना है, तो उस सब में जो है अमीन का ज़्यादा काम है, आप लोग कुछ है नहीं, ज़रूरत होगा तो बताया जाएगा। और कोई भी काम शुरू करने से पहले गांव में एक ग्राम सभा रखा जाएगा। ग्राम सभा के माध्यम से पहले बता दिया जाएगा कि हाँ अभी किश्तवाड़ी का काम शुरू होने वाला है, आप अपने अपने प्लॉट पे उपस्थित रहिएगा। क्योंकि अभी क्या होगा, अभी P2 कलेक्ट किया जाएगा और P2 कलेक्ट करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद 2 महीना 3 महीना हर एक गाँव में अलग अलग समय के हिसाब से पहुँचा जाएगा। तो जब पहुँचा जाएगा आपको बता देते हैं, वो जब पहुँचा जाएगा तब जो है आपको पहला ही बता दिया जाएगा कि हम अब इस गांव में जो है किश्तवाड़ी का काम शुरू कर रहे हैं, आप अपने अपने प्लॉट पे रहिएगा। एक बात हम बोल दिए हैं, P2 100 घोषणा उसको बोलते हैं, प्रपत्र दू, कल आप लोग सुने होंगे, उसी को हम लोग P2 कहते हैं। तो इसमें यही आपको समझना है कि ये क्यों हो रहा है और इससे क्या फ़ायदा है। हर चीज़ अगर मान के चलिए ऑनलाइन हो जाएगा तो उसमें कागज़ आपका कहीं भुला गया, चोरी हो गया, दहाड़ में दह गया, कुछ हो गया, कोई चिंता फिक्र नहीं रहेगा, कभी भी निकाल सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। अभी आज के समय में देखते होंगे तो खतियान निकालना ही आफत हो गया है, केवाला का तो गोली मार दीजिए, खतियान निकालना में मुश्किल हो जा रहा है, 3-3 4-4 महीना समय ले रहा है। लेकिन जब हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगा फिर दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए नया सर्वे हो रहा है, जो पुराना वाला खतियान है अपडेट हो जाएगा, नक्शा भी अपडेट हो जाएगा और हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद जो है ये सब फायदा नुकसान हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि आपका इसमें मेन काम क्या है। इसमें प्रपत्र 22 को बनाया गया है
2200 प्रपत्र में सभी प्रपत्र को आपको समझना जरूरी नहीं है, मेन मेन जो है वो बता देंगे और बाकी सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे। प्रपत्र एक जो है वो जिला से जो एसओ सर हैं वो घोषणा करते हैं कि हम मुजफ्फरपुर जिला में सर्वे का काम शुरू हो गया है। तो प्रपत्र एक जो है वो सिर्फ उनके लिए है, बाकी ना हम आप लोगों के लिए नहीं है, उसमें कुछ भरना ही नहीं है आप लोग के लिए। प्रपत्र 2 जो है मेन है, प्रपत्र 2 उसका नाम है स्वघोषणा। स्वघोषणा का मतलब हम खुद से घोषणा कर रहे हैं कि ये मेरा जमीन है, वो आपको भर के देना है। और एक है प्रपत्र 3(1), 2 गो प्रपत्र आपको भर के देना है। इसी को अच्छा से समझिए, इससे पहले जो बोले हैं नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी जो बोल रहे हैं वो बहुत जरूरी है समझना। प्रपत्र 2 जो है उसको भर के देना है हर एक व्यक्ति को, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि हमारा केवाला का जमीन है, खतियान का जमीन है, किसी भी तरह का जमीन है, आपको प्रपत्र 2 भर के देना ही है। कागज में कोई गलती है, क्या है, नहीं है, सही है, उस सबसे कोई मतलब नहीं है। प्रपत्र 2 आपको भर के देना ही है। वहाँ पे ये कोई नहीं पूछेगा कि प्रपत्र 2 किसको किसको भरना है, सबको भरना है। अगर आप अपने जमीन पे दावा कर रहे हैं कि ये मेरा जमीन है तो आपको प्रपत्र 2 भर के देना ही है। अब उसमें क्या क्या भरना है देखिए, पहला कॉलम में जो है, पहला कॉलम में आपको रैयत का नाम लिखा होगा, तो रैयत का नाम में जो है आपको अपना नाम डालना है। आप दावा कर रहे हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको अपना नाम डालना है, उसमें आपको अपने दादा या परदादा के नाम नहीं डालना है। खतियान कहिएगा, खतियान में उनका नाम है वो रहने दीजिए, अभी आप जमीन को जोत रहे हैं तो अभी आपको अपना नाम डालना है, नाम डाल दीजिएगा और पिताजी का नाम डाल दीजिएगा। उसके बगल में आइएगा, स्थायी पता होगा। अस्थाई पता यानी आप कहाँ रह रहे हैं, जमीन हो सकता है आपका यहाँ हो, लेकिन घर हो सकता है कि सकरा ब्लॉक में हो, तो अस्थाई पता कहाँ का डालिएगा, सकरा ब्लॉक का। जमीन का एड्रेस जो है ऊपर में लिखा रहता है, राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर छोड़ भी सकते हैं, नहीं पता होगा तो थाना नंबर पता होगा, दस्तावेज में रहता है, तो ऊपर में डाल दीजिएगा राजस्व ग्राम यानी कहाँ जमीन है। थाना नंबर भी रहता है, हर एक मौजा का अलग अलग थाना नंबर होगा, हाँ थाना नंबर डाल दीजिएगा और हल्का नंबर छोड़ दीजिएगा, नहीं पता होगा तो। उसके बाद होगा पुलिस थाना, तो पुलिस थाना देख लीजिएगा सकरा है या बरियारपुर है, उसके हिसाब से डाल दीजिएगा। फिर ब्लॉक आएगा यानी अंचल, और फिर जिला। इसके बाद रैयत का नाम होगा, रैयत के नाम के बाद अस्थाई पता, और उसके बाद जो होगा आपका खाता नंबर। खाता नंबर और खेसरा नंबर जो है, खाता नंबर और खेसरा नंबर जो है खतियान में रहता है। अगर खतियानी जमीन है तो, केवाला वाला है तो उसमें भी रहता है। कोई भी दस्तावेज होगा तो उसमें खाता नंबर और खेसरा नंबर कंफर्म रहता ही है, उसी में से देख करके आपको भरना है। क्योंकि गलती ये हो जाएगा तो पूरा काम खराब हो जाएगा। रैयत के नाम, अस्थाई पता, उसके बाद खाता और खेसरा। खाता और खेसरा के बाद रहता है रकबा। रकबा में आपको एकड़ और डिसमिल में भरना है, लेकिन बहुत ऐसा आदमी होगा जिसको पता नहीं होगा कि मेरा कितना एकड़ डिसमिल है, या कितना डिसमिल में है या एकड़ में है। ज़्यादातर लोग को काठा अधूर पता होगा, आप काठा या धूर भी भर सकते हैं, उसको हम अपने से उसको चेंज करके और चढ़ा दिया जाएगा। आप अपने सुविधा के हिसाब से काठा और धूर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर दस्तावेज में एकड़ या डिसमिल में लिखा है तो कोशिश करिएगा कि उसी के हिसाब से भरें। उसके बाद आता है चौहद्दी। चौहद्दी में एगो चीज़ समझ लीजिए कि चौहद्दी में जो है पुराना खतियान जो बनता था उसमें उत्तर और दक्षिण रहता था, लेकिन अभी इस बार जो खतियान बनेगा उसमें चारों चौहद्दी रहेगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ये चौहद्दी का पहला बात हो गया। दूसरा बात इसमें यह है कि चौहद्दी जो है आपको अभी का चौहद्दी डालना है। जब आप जमीन रजिस्ट्री करवाए थे या जब खतियान बना था उस समय का चौहद्दी नहीं चलेगा, अभी का चौहद्दी आपको डालना होगा। जब आप मान के चलिए जमीन खरीदे थे तो उत्तर में कोई दूसरा व्यक्ति था, अभी वो बेच दिया है किसी तीसरे व्यक्ति से, तो उसका नाम डालना है, पहले वाला नहीं डालना। इसमें कोई सवाल नहीं पूछना है कि चौहद्दी कौन सा डलाएगा, चौहद्दी अभी का डलाएगा। दस्तावेज में कुछ भी लिखा हो, केवाला में कुछ भी लिखा हो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल का चौहद्दी डालना है और चारों चौहद्दी डालना है, उत्तर दक्षिण नहीं डालना है। पहले चलता था, अब नहीं चलता है। उसके बाद जो है आपको डालना है, उसमें एक और कॉलम होगा, किस तरह का ज़मीन है, खेती का ज़मीन है या घर का ज़मीन है या बगीचा है या और भी कुछ हो सकता है। तो जिस तरह का ज़मीन होगा वो उसमें लिख दीजिएगा। उसके बगल में होगा लगान। तो लगान जो आप रसीद कटाते हैं उसमें लिखल रहता है कि कितना आप लगान दे रहे हैं सरकार को। अगर आपके पास रसीद नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, या पता नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, ज़रूरत नहीं है उसको भरने का।
वो आगे के ऊपर लोग देख लेगा। उसके बाद आता है जमाबंदी संख्या। तो जमाबंदी संख्या अगर आपका ऑफलाइन वाला रसीद होगा यानी हाथ से कटा हुआ रसीद होगा तो उसमें 3-4 डिजिट का रहता है, 3-4 अंक का रहता है। और कंप्यूटर वाला होगा तो उसमें 10-12 अंक का होता है। तो उसको ऐसे सीधा करके लिखिएगा, उसमें अट जाएगा। उसके बाद होता है भूमि का दावा। वो सब फॉर्म में लिखा हुआ है, जितना चीज़ हम बोल रहे हैं देख लीजिएगा उसमें। उसके बाद है भूमि का दावा। तो भूमि का दावा आप किस आधार पे कर रहे हैं? खतियान के आधार पे दावा कर रहे हैं कि केवाला के आधार पे कर रहे हैं, कि आपको पर्चा मिला हुआ है। पर्चा का मतलब सरकारी भूमि। सरकारी भूमि का बहुत लोगों को पर्चा मिला रहता है। तो उस दावा वाला कॉलम में आपको लिखना होगा कि किस आधार पे आप दावा कर रहे हैं। खतियान के आधार पे कर रहे हैं कि केवाला के आधार पे कि पर्चा के आधार पे, या कोई और साधन है आपके पास, कोई कोर्ट का जजमेंट है उसके आधार पे कर रहे हैं, तो उसमें लिखना पड़ेगा। सबसे लास्ट में जो कॉलम है एक, उसका नाम है अभियुक्ति। अभियुक्ति में कुछ विशेष अगर बात है तो वो लिख सकते हैं। विशेष बात जैसे जमीन पे कोई विवाद है, कोई केस चल रहा है, या रसीद नहीं कट रहा है, या दस्तावेज में किसी तरह का कोई गड़बड़ी है, जो भी समस्या है आप लास्ट में लिख सकते हैं अभियुक्ति कॉलम में। वो इसीलिए बनाया गया है कि आपका अगर कोई विशेष समस्या है तो उसमें दिक्कत है, और वहां से देख करके फिर आगे पर काम बढ़ेगा। ये हो गया प्रपत्र 2। प्रपत्र 2। अब आते हैं प्रपत्र 3.1 में। प्रपत्र 3.1 जो है, प्रपत्र 3.1 जो है सभी को नहीं भरना है, सुनिएगा ध्यान से। प्रपत्र 3.1 जो है वो उस व्यक्ति को भरना है जिस व्यक्ति के नाम से जमीन है और वो मर गए हैं। जिस व्यक्ति के नाम से जमीन है और वो व्यक्ति मर गया है, तब जाके आपको प्रपत्र 3.1 भरना है, सभी को नहीं भरना है। वो एक तरह से वंशावली का फॉर्म है और बंटवारा शेड्यूल का फॉर्म है। तो जो व्यक्ति डेट कर गए हैं उनके नाम से अगर कोई खेत है, जमीन है, उस कंडीशन में उनका बेटा या पोता उस फॉर्म को भर रहा है प्रपत्र 2 को, वही प्रपत्र 3.1 भरेंगे। अगर आपके अपने नाम से जमीन है और आप जीवित हैं तो प्रपत्र 3.1 नहीं भरेंगे। प्रपत्र 3.1 में सब वही सब प्रक्रिया है, उसमें जिला, अंचल, नाम उम सब डाल देना है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है प्रपत्र 3.1 में कि जो पूर्वज के नाम से जमीन था उनका भी नाम इसमें लिखना है प्रपत्र 3.1 में। प्रपत्र 3.1 जो है वो किसको किसको भरना है? जो व्यक्ति मर गए हैं उनके नाम से जमीन है, सिर्फ उन्हीं का प्रपत्र 3.1 भराएगा। अब प्रपत्र 2 जो है वो हर किसी को भरना है, चाहे आप किसी के आधार पर जमीन का दावा कर रहे हैं, प्रपत्र 2 भरना ही है। प्रपत्र 3.1 में ध्यान रखिएगा कि जो खतियान में नाम है आपके दादा का, वो एक जगह लिखा जाता है, उसमें स्वर्गीय करके पहला ही से स्वर्गीय लिखा हुआ है। उसमें एक जगह वही लिखना है आपके दादा का या परदादा का या पिताजी का नाम जो डेट कर गए हैं, और फिर उनका पिता का नाम और उनका पूरा का पूरा एड्रेस उसमें लिखना है। 3.1 में 3 नहीं बोलिएगा, चूंकि फॉर्म 3 भी है और फॉर्म 3.1 भी है, तो आपको भरना है 3.1। दुकान पे 3 कहिएगा तो वो 3 भी निकाल के दे देंगे, लेकिन वो आप लोगों के फायदे का नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। 3.1 बोलिएगा। 2 का फॉर्म भरना है प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3.1। इसमें एकदम क्लियर है, जो भी व्यक्ति जीवित हैं उनको प्रपत्र 3.1 नहीं भरना है, और प्रपत्र 2 सभी को भरना है, जो भी भूमि पर दावा कर रहे हैं सबको भरना है। इसके बाद देखिए, अब ये प्रपत्र 3.1 भर दीजिएगा, वंशावली लगाइएगा। अगर रैयत जिसके नाम से जमीन है वो डेट कर गए हैं तब। अब वंशावली में ये नहीं पूछना है कहाँ से बनेगा, अपने हाथ से बना के दे दीजिएगा सादा पन्ना पे। उसमें नीचे घोषणा कर दीजिएगा कि जो भी जानकारी हम दिए हैं सही है, अगर इसमें किसी भी तरह का गलती पाया जाएगा तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। वंशावली में ये आपको अपने से बना के दे देना है, उसके लिए कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो वंशावली आप बनाइएगा ये केवल सर्वे में यूज होगा, बाकी कहीं यूज नहीं होगा इसका। उसी वंशावली के आधार पे हम लोग एक रजिस्टर बनाएंगे, और उस रजिस्टर को जो है हम लोग ग्राम सभा करके और उसको सत्यापित करेंगे।
इसी तरह से ग्राम सभा होगा और उसको सत्यापित किया जाएगा। तो वंशावली जो है खुद से बनाकर लगा देना है और प्रपत्र 2 और 3 एक हो गया। इसके बाद जो है अब पूर्वज के नाम से जमीन है तो उसमें कई भाग हो गया होगा, उसमें कई हिस्सेदार हो गए होंगे। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, बंटवारा पेपर बना लीजिएगा। वो भी खुद से बना सकते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस से ही बना सकते हैं, जहाँ से आपको इच्छा है बनाकर दे दीजिएगा। उसी के हिसाब से सब भाई का खाता खुल जाएगा। कुछ कुछ केस ऐसा आएगा कि कुछ लोग सहमत नहीं होगा बंटवारा पेपर बनाने के लिए। उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, मान के चलिए 2 भाई हैं और दोनों भाई सहमत नहीं है बंटवारा पेपर बनाने को लेकर के, आपस में झगड़ा चल रहा है कि हम इधर लेंगे तो उधर लेंगे। उस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि दोनों भाई का संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा। अगर सहमत हैं तो अलग अलग खाता खुलेगा। बंटवारा पेपर आप खुद से बनाइए, मुखिया जी का साइन ले लीजिए, सरपंच जी का ले लीजिए, 5-10 गवाह लगा दीजिए। आप जितना भी हिस्सेदार है सबका सिग्नेचर होना चाहिए। उसी के हिसाब से आपका अलग अलग खाता खुल जाएगा। अगर उसमें से एक भी हिस्सेदार सहमत नहीं है तो अलग अलग खाता नहीं खुलेगा, संयुक्त खाता खुलेगा। ये आपका मेन जिम्मेवारी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए, प्रपत्र जो है 4 है जो कि विवादित भूमि के बारे में होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। 5 जो है तेरिज लिखा जाता है, हम लोग लिखते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। प्रपत्र 6 जो है खेसरा पंजी है, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। सीधे 7 में आते हैं। 7 देखिए, ये सब जो है 7 जो प्रपत्र बनेगा उसमें हम लोग नहीं भरेंगे। ये सारा डिटेल जितना भी अभी हम लोग सर्वे करके कंप्यूटर में डालेंगे उसके हिसाब से ऑटो जनरेट हो जाएगा प्रपत्र 7। उसमें किसी भी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, वो 7 जनरेट होगा। और उसी के हिसाब से आपको एक और कागज़ दिया जाएगा जिसमें आपका ज़मीन का पूरा विवरण होगा, उसको खाना पूरी पर्चा कहते हैं। और एक दूसरा भी मिलेगा, उसमें आपका ज़मीन का जो आप ज़मीन पे दावा किए हैं उसका नक्शा बना रहेगा छोटा सा, उसको LPM कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ देख करके आप अगर संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरा जो ज़मीन है उसका विवरण सही है, यानी आपके नाम, फिर आपके पिताजी का नाम, रकबा, चौहद्दी, ये सब अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर गलत है तो फिर आपको दावा आपत्ति करना पड़ेगा। उसके लिए आता है प्रपत्र 8। अब यहाँ समझिएगा, पहले प्रपत्र 7 जो आपको मिलेगा उसमें खाता खेसरा देख करके दावा नहीं करना है, क्योंकि खाता और खेसरा दोनों बदलेगा, कन्फर्म बदलेगा। मान के चलिए आपका पुराना खाता नंबर 30 है तो हो सकता है नया खाता नंबर कुछ और हो जाए, 35, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। तब पहचानिएगा कैसे कि आपका खाता नंबर क्या बना है। उसके लिए वहीं पर लिखा रहेगा कि आपका नया खाता नंबर ये है और पुराना खाता नंबर ये है, उसमें से मिला करके आप देख लीजिएगा। तो खाता नंबर और खेसरा नंबर के लिए दावा आपत्ति नहीं करना है, वो तो बदलबे करेगा। सर्वे होता है तो बदलिए जाता है। दावा आपत्ति आपको किसके लिए करना है, आपका नाम गलती हो गया है, पिताजी का नाम गलती हो गया है, चौहद्दी गलती हो गया है, रकबा कम हो गया है, या नक्शा में कुछ दिक्कत है, आपका अपना कुछ उसमें समस्या है, तो उसके लिए दावा आपत्ति करिएगा। और दावा आपत्ति करने के लिए एक प्रपत्र बनाया गया है जिसका नाम है 8। प्रपत्र को सिंपल भाषा में समझिए, फार्म का नंबर है 8 नंबर फार्म भर के दीजिएगा आप। उसमें लिखिएगा कि हमको क्या क्या समस्या है, और उसका एक रिसीविंग मिल जाएगा प्रपत्र 9 में। ये जो 8 में आप दावा करिएगा, इसका सुनवाई करेंगे कानूनगो सर। कल जो आए थे शायद यहाँ पे ग्राम सभा में, तो कानूनगो सर सुनवाई करेंगे और अमीन को ये ऑर्डर देंगे कि जा करके इनका फिर से रीचेक किया जाए क्या दिक्कत है, और वहाँ से सुधार हो जाएगा। मान के चलिए वहाँ सुधार नहीं हुआ, फिर आगे एक मौका दिया जाएगा। प्रपत्र 7 जो है एक खाना पूरी पर्चा जनरेट होने के बाद आपका जो भी दावा आपत्ति होगा वो 8 में करके 9 में रिसीविंग ले लीजिएगा। और सुनवाई होने के बाद उसका एक प्रारूप प्रकाशन होगा खतियान का प्रारूप प्रकाशन होगा, और उसको समझिए कि सार्वजनिक जगह पे चिपका दिया जाएगा। पंचायत भवन हो सकता है या यहाँ भी कहीं पर चिपका दिया जाएगा, लोग अपना अपना मिला करके देख लेंगे। याद रखिए, खाना पूरी पर्चा जो दिया गया है वो सभी रैयत को दिया जाएगा। अमीन जो है आपको आकर के देगा खाना पूरी पर्चा, उसमें से देख लीजिएगा और देख के मिला करके, अब वो घरे घरे घूम के नहीं देगा, हो सकता है एक जगह बैठ गया फिर सब आदमी आए अपना अपना लेके चले गए। लेकिन जो प्रारूप का प्रकाशन होगा खतियान का,
वो एक जगह कहीं चिपका दिया जाएगा और वहीं से अपना मिलान करके देख लीजिए। अब मान के चलिए कि वहाँ भी हमको कुछ गलती मिल गया कि नहीं मेरा अभी भी सही नहीं हुआ है, तो फिर से दावा आपत्ति आप कर सकते हैं। अभी दावा आपत्ति करिएगा प्रपत्र 14 में, 14 में दावा आपत्ति करिएगा, फिर से आपको रिसीविंग दिया जाएगा 16 में। वहाँ उल्टा था, 8 में दावा आपत्ति किए, 9 में रिसीविंग मिल गया। यहाँ थोड़ा सा 14 में करिएगा तो 16 में मिलेगा। एगो प्रपत्र बीच में से किसी और चीज़ के लिए 14 में करिएगा, 16 में दावा आपत्ति का रिसीविंग आपको मिल जाएगा। इस बार जो सुनवाई होगा वो एएसओ के द्वारा किया जाएगा। इस बार कानूनगो सर सुनवाई नहीं करेंगे, एएसओ सुनवाई करेंगे। उसमें आपका देखा जाएगा, एक समय दिया जाता है 30 दिन का, 40 दिन का। उसके अंदर में जो भी पक्ष है एक जगह बैठेगा, सुनवाई होगा, क्या गलती है क्या सही है, उसके आधार पर फिर से अमीन को ऑर्डर दिया जाएगा कि इनका फिर से रीचेक किया जाए। और रीचेक करने के बाद जो फाइनल प्रकाशन होगा खतियान का प्रपत्र 20 में, प्रपत्र 20 में जो फाइनल प्रकाशन होगा खतियान का, जो भी आप लोग ब्लॉक में अगर कुछ लोग गए होंगे तो देखे होंगे खतियान, वो प्रपत्र 20 में प्रकाशन हो जाएगा। अब मान के चलिए कि 1 मिनट 20 में होगा जो खतियान आप देखते होंगे ब्लॉक में कभी, उसी तरह का खतियान बन के रेडी हो जाएगा प्रपत्र 20 में। अब ऐसा भी ऑब्जेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का, इसमें अभी भी मेरा गलती है, तो यहाँ भी आपको एक मौका दिया जाएगा सुधार कराने का। प्रपत्र 22 में फिर से आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। और इस बार जो सुनवाई करेंगे ना कानूनगो करेंगे ना एसओ करेंगे, सीधे एसओ करेंगे, जो कि पूरे जिला में एक ही गो हैं। तो एसओ साहब सुनवाई करेंगे, उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 90 दिनों का। उसका सुनवाई जो है डिस्ट्रिक्ट जिला में होगा मुजफ्फरपुर। 3 मौका आपको मिलता है, पहला प्रपत्र 8 में, फिर 14 में और फिर 22 में। ध्यान रखिएगा, कोशिश करिए कि खाना पूरी पर्चा के समय ही अपना कोई भी जानकारी ना छुपाए, सभी जानकारी अपने अमीन को दे दें। उसमें अगर आपका किसी भी तरह का गलती होता है, अमीन से कांटेक्ट करें और उसको बताएं कि हम फॉर्म भरे हैं, इसमें ये चीज़ गलत हो गया है, वहीं पे सुधार कर दिया जाएगा। अगर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर भी 3 मौका मिलेगा। 8 में जो कि कानूनगो सर सुनवाई करेंगे, फिर आपको 14 में मिलेगा जो एसओ सुनवाई करेंगे, और फिर 22 में मिलेगा जो एसओ सुनवाई करेंगे। यहाँ पर भी अगर कोई दिक्कत रह गया तो आपको फिर एक मौका दिया जाएगा, आगे कोर्ट में जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ ये 3 प्रक्रिया के बाद किसी को ये अधिकार नहीं है कि खतियान को चेंज कर दे, उसके बाद वो कोर्ट को ही अधिकार है खतियान तोड़ सकता है। इसमें फिर कोई कुछ नहीं करेगा। आपको पटना में एक ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाया गया है, वो सिर्फ इसी सब मामले को सुनता है। वहाँ पर जाके आप अपना दावा कर सकते हैं, दावा आपत्ति कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, इसको कृपया सही किया जाए। उसमें सुनवाई होगा और वहाँ से सुनवाई होकर के जो जजमेंट आएगा तो आपके हिसाब से खतियान आपके केस में सिर्फ लागू नहीं होगा जो बना हुआ है, या उसको बदल दिया जाएगा। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये 3 बार जो दावा आपत्ति का मौका मिल रहा है, ये चूके नहीं। अगर सही है तो दावा आपत्ति नहीं करेंगे, अगर गलत है तो दावा आपत्ति करेंगे। और प्रपत्र 2 जब भर के दीजिएगा उस समय उसका जीरोक्स करा लीजिएगा एक, और आप अपने अमीन से रिसीविंग ले लीजिएगा। उसी जीरोक्स पे अमीन से साइन करवा करके रजिस्टर सीरियल नंबर ले लीजिएगा। यानी जिस रजिस्टर में अमीन नोट कर रहा है उसका एक सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर आप अपने रिसीविंग पर लिखवा लीजिएगा और उसको अपने पास रख लीजिएगा। और जितना भी दस्तावेज होगा प्रपत्र 2 के साथ, उसको एक फाइल में लगाइएगा। प्लास्टिक का एक फाइल आता है, उसमें लगा करके दीजिएगा, कागज़ आपका सुरक्षित रहेगा। नहीं तो इधर उधर से फटने उठने का डर रहता है, क्योंकि 10-20 कागज़ से तो कम होगा नहीं, उसके प्लास्टिक के फाइल में लगा करके अपने अमीन को दे दीजिएगा। अभी इसमें 2 को क्लियर है, आपका वंशावली अपने से बनाना है और दूसरा शेड्यूल भी आप अपने से बनवा सकते हैं। गांव के 5-10 लोग का साइन लगा दीजिएगा और उसके बाद सभी भाई का सहमति चाहिए, अब बहन का भी सहमति चाहिए। ठीक है, अब किसी का कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसमें है बहुत सारा चीज़ और काम का आपका इतना ही है। इतना करना है कि प्रपत्र 2 भर के देना है और प्रपत्र 3 भर के देना है। प्रपत्र 3 सभी को नहीं लगेगा। जिसके नाम से जमीन है वो अगर मर गए हैं तभी प्रपत्र 3 भरना है, नहीं तो नहीं भरना है।
अब प्रपत्र 2 सभी को भरना है। प्रपत्र 2 में क्या क्या भरना है बता दिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। ऊपर में राजस्व ग्राम होगा, फिर थाना नंबर होगा, फिर हल्का नंबर होगा, उसके बाद नीचे में पुलिस थाना होगा, फिर अंचल होगा, फिर जिला होगा। इधर आइएगा तो रैयत का नाम यानी आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद अस्थाई पता, अस्थाई पता में अभी आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ जमीन है वो नहीं, जहाँ आप रह रहे हैं अस्थाई पता में उसको डालना है। फिर खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, रकबा में जो है आप एकड़ डिसमिल में डाल सकते हैं, एकड़ डिसमिल नहीं पता है काठा धूर में भी डाल सकते हैं, उसको चेंज कर लिया जाएगा। उसके बाद चौहद्दी, चौहद्दी ध्यान रखिएगा, चारों चौहद्दी लिखना है और वर्तमान चौहद्दी लिखना है। अभी वाला खतियान में जो है या केवाला में जो है वो चौहद्दी नहीं लिखना है क्योंकि वो बदल गया होगा। इसके बाद जो है आप उसमें किस तरह का ज़मीन है, ज़मीन कौन सा है, खेती वाला है, मकान वाला है, वो लिखना है। उसके बाद में है लगान, लगान आप जो रसीद कटाते हैं उसमें कितना आप सालाना दे रहे हैं उसमें लिखा रहता है। नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जमाबंदी नंबर, रसीद पर ही जमाबंदी नंबर रहता है, उस रसीद में से ही दे के जमाबंदी नंबर भर सकते हैं। उसके बाद आता है भूमि का आधार, दावा किस आधार पे आप कर रहे हैं, खतियान के आधार पे कर रहे हैं, केवाला के आधार पे या पर्चा के आधार पे, जिस आधार पे भी दावा कर रहे हैं उसमें आपको लिखना पड़ेगा। नक्शा के आधार पे केवल दावा नहीं होता है, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, खतियान या केवाला या पर्चा या कुछ और भी हो सकता है। केवल नक्शा के आधार पर होगा तो कोई उठ के कहेगा 10 नंबर प्लॉट मेरा है, तो वहाँ लिख देना है। उसके बाद अभियुक्ति कॉलम आएगा, अभियुक्ति कॉलम में जैसे मान के चलिए आपके ज़मीन पे कोई विवाद है, केस चल रहा है, तो अभियुक्ति कॉलम में आपको लिखना होगा कि इसमें केस चल रहा है, केस नंबर भी दे दीजिएगा। केस वाला कंडीशन में हम लोग ऐसा करेंगे कि खतियान तो बन जाएगा और जब कोर्ट का जजमेंट आएगा, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट 2-4-10 दिन में नहीं आता है, 10 साल तक चलते रहता है, तो उतना दिन तक सर्वे बंद तो नहीं होगा, सर्वे का काम हो जाएगा। कोर्ट का जब फैसला आएगा उस फैसला के हिसाब से वो खतियान को वहाँ पर चेंज कर दिया जाएगा, या सिर्फ आपके केस में लागू नहीं होगा, आपके केस में जो है कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो लागू होगा। तो केस वाला जो मैटर है उसको छुपाना नहीं है, अगर कोई भी चीज़ छुपाइएगा नुकसान आप ही को होगा, इतना परेशानी होगा कि फिर सही नहीं हो पाता है जल्दी। केस नंबर दे दीजिएगा तो केस का जो जजमेंट आएगा उसके हिसाब से ये सर्वे में जो लिख के लोग जाएंगे वो आपके कंडीशन में सिर्फ वैलिड नहीं होगा। इसके बाद प्रपत्र 3(1) में भी यही सेम चीज़ भरना है, केवल आपको जो है पूर्वज का नाम इसमें डाल देना है जो डेट कर गए हैं, जो मर गए हैं। प्रपत्र 3(1) में जो है आपको प्रपत्र 3(1) में 2 को पाना मिलेगा, एक शेड्यूल टाइप का होगा, उसमें रैयत का नाम, पिता का नाम, अस्थाई पता, खाता, खेसरा, रकबा, ये सब चीज़ डालना है। अगर आपको संयुक्त खाता खोलवाना है तो देखिएगा प्रपत्र 3(1) में 3-4 आदमी का नाम लिखा रहता है, वो सभी आदमी का नाम भरना है और किसके हिस्सा में कितना ज़मीन गया हुआ है वो सभी डिटेल डालना है। अगर आप 3 आदमी का नाम उसमें भर देते हैं तो तीनों भाई या जो भी होंगे उन सभी का खाता जो है एक ही साथ खोल दिया जाएगा, संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सुनिए, ये जो है ना ऑनलाइन वाला जो रसीद का मैटर है उसको लेकर के जो है टेंशन नहीं लेना है, जो भी आपके पास है ऑफलाइन वाला रसीद होगा वही लगा के फॉर्म भर दीजिए, उसमें भी जमाबंदी नंबर होता है, वही लगा के फॉर्म भर दीजिएगा, सर्वे का काम होगा। और किसी का कुछ है तो पूछ लीजिए। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, खतियान के वाला कुछ तो होगा, लगा के कुछ तो होगा, लगा करके दे दीजिएगा। एक मिनट, हाँ हमारे 3 भाई के नाम पर जमीन है, ज्यादा कर नवा करके चले गए, मर गए। अभी जो चाहते हैं 5 भाई है, 5 भाई के नाम पर करने के लिए चाहते हैं। सुनिए, दिल्ली है, वो आने के लिए नहीं जा रहा है। उसके बाद हो सर
अरे भैया कहीं नहीं जा रहे हैं, एक आदमी को जवाब दे। जैसे भाई के नाम से है जमीन है, नामा किया हुआ है, लिखा हुआ है, दादा लिखे हुए हैं, सबके जमीन बाबू के नाम से वो जमीन को बाकी पांचों भाई में बटाएगा। बाबू का नाम से। हाँ अब ये तीन भाई के नाम से जमीन उसका शुरू नहीं बनेगा। ना, उसमें नहीं बनेगा, जीवित है ना। हमको सवाल ही नहीं सुनाई दे रहा है, सवाल हमको सुनाई दे रहा है। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से। जी सर, हमारा भाई जो है धूल धूल का अपन हिस्सा बेच लेला। हालांकि वो में से 3 कट्ठा बेची, हमारा हिस्सा में से 3 कट्ठा बेच का भाग गए ससुराल। रजिस्ट्री हो गया है ना? सुनिए, हाँ रजिस्ट्री भेज। वो आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको न्यायालय जाना पड़ेगा। हमारे पास जो दस्तावेज आएगा उसी दस्तावेज के आधार पे हम लोग काम करेंगे। जी सर, दस्तावेज